प्रागैटिज्म पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर सेशन में हम लोगों ने प्रयोजनवाद की शिक्षण विधियों पर चर्चा किया था कि प्रयोजनवाद कौन कौन से शिक्षण विधियों को फॉलो करता है। नेक्स्ट लेक्चर कड़ी में उसी के आगे के आज हम लोग देखेंगे कि शिक्षार्थी का स्वरूप कैसा होता है, साथ साथ शिक्षक कैसा होता है, विद्यालय कैसा होता है और अनुशासन कैसा होता है। ये पॉइंट फिनिश करके आज हम लोग प्रयोजनवाद को समाप्त करेंगे। तो चलिए, कल हमने आपको बताया था कि प्रयोजनवाद की जो सबसे फेमस और प्राचीन विधि है वो है आपकी योजना विधि। यानी प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मेथड्स पे ज्यादा बल देते हैं। योजना विधि को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स भी मैंने बताया था कि योजना विधि का दूसरा नाम समस्या समाधान विधि के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि इस मेथड्स के अंतर्गत क्या करते हैं कि अध्यापक कहीं ना कोई समस्या उत्पन्न करता है और समस्या उत्पन्न करने के बाद अर्थात किसी न किसी समस्या से रिलेटेड टॉपिक अपने छात्रों को देता है और छात्र उस पर स्वयं से कार्य करना चालू करता है। अगर शिक्षार्थी को कहीं उसमें समस्या होती है तो अध्यापक एक पथ प्रदर्शक के रूप में मार्गदर्शन करता है और शिक्षार्थी अपनी उस समस्या का समाधान स्वयं से करता है। समस्या समाधान के निम्नलिखित सोपान भी मैंने कुछ बताया था कि समस्या की पहचान करना। सर्वप्रथम हम लोग करते क्या है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होता है उसके अंतर्गत हम लोग अपनी समस्या का पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसके बाद समस्या के तत्वों का विश्लेषण करते हैं कि यह समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है या कैसे सॉल्व होगी, तो उन तत्वों का विश्लेषण करते हैं। तत्वों का विश्लेषण करने के लिए मैंने बताया था कि कल कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। कल मैंने आपको परिकल्पना के बारे में डिटेल से बताया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है। यानी जब आपके सामने कोई चैलेंज होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस चैलेंज या प्रॉब्लम से रिलेटेड जो संभावित समस्या का आप लोग समाधान अपने मन के अंदर, दिमाग के अंदर समाधान निकालते हैं, उसको ही हम लोग परिकल्पना का निर्माण कहते हैं। फिर परिकल्पना का निरीक्षण, यानी जो आपके ब्रेन में संभावित समस्या का निदान आ रहा है उसी एक एक निदान पे आप उसका क्या करते हैं, कहीं ना कहीं परीक्षण करते हैं। 2 से 3 4 परिकल्पनाएं आप बनाते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक परिकल्पना ही आपकी सही होती है और बाकी की परिकल्पना आपकी गलत हो जाती है। जैसा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाती है तो पता नहीं है कि किसने चोरी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन में हाइपोथेसिस एक आती है कि हम लोगों की अगले व्यक्ति से उससे रंजिश हो सकते हैं, उसने हमारे घर में चोरी करवाया हो सकता है, या इस चोरी में इस व्यक्ति का हाथ हो सकता है या इस व्यक्ति का हाथ हो सकता है। लेकिन उनमें से होगा कोई एक ही व्यक्ति, सारे के सारे नहीं होंगे। तो हम लोग परिकल्पना बनाते हैं और परिकल्पना का फिर परीक्षण करते हैं और उनमें से जो एक परिकल्पना सही होती है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। चलिए शिक्षक की बात करते हैं। तो शिक्षक के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर सेशन में चर्चा किया था कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक को यह बताया गया है कि शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में मित्रवत व्यवहार करने वाला, छात्रों का हित करने वाला, रास्ता दिखाने वाला और स्वयं से स्वाध्यायी हो। अर्थात शिक्षक को भी पढ़ते रहना चाहिए। जब पढ़ेंगे और पढ़ करके पढ़ाएंगे तो आपके सिलेबस में या करिकुलम में क्या चेंजमेंट आ रहे हैं समय समय पे, इसके लिए शिक्षक भी कहीं ना कहीं अवेयर होंगे। और जब अवेयर होंगे तो वो अपने छात्रों को भी बेहतर तरीके से अगर कोई चेंजमेंट आ रहे हैं तो उनको वो बता सकेंगे। इसलिए शिक्षक को स्वाध्यायी होना चाहिए, प्रयोग करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, साथ साथ अपने छात्रों का सहयोग करना चाहिए। छात्रों के सामने अगर कोई चैलेंजेज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उनको रास्ता दिखाना चाहिए। छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ये एक प्रयोजनवाद के अनुसार
शिक्षक की क्वालिटी बताई गई है कि टीचर्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अब देखते हैं कि अगर शिक्षक की कुछ क्वालिटी थी तो कहीं ना कुछ शिक्षार्थी की भी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षार्थी की क्या गुण होते हैं या कैसा शिक्षार्थी होना चाहिए। तो प्रयोजनवाद वादी विचारधारा के लोग शिक्षार्थी को नए मूल्यों का निर्माण करता, क्रिया करने वाला, दूरदर्शी, माइक्रोफोन ऑन करती है, नहीं होता है। ओके, विद्यार्थी को केंद्रीय स्थान दिया गया है। गुड आफ्टरनून सर। कमेंट हेलो, बताएं क्योंकि आप लोगों की आवाज नहीं मैं सुन पा रहा। गुड आफ्टरनून सर। नहीं जा रही है, लग रहा है। आ रही है। माइक अगर किसी का ओपन हो तो माइक अपना साउंड ऑफ कर लें सारे लोग, ताकि मेरी आवाज सबको बेहतर तरीके से सुनाई दे। वैसे बाद में मैंने वीडियो को रिवर्स करके सुना है तो आवाज में कहीं कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम का इशू हो सकता है, बाकी आवाज में कोई ऐसी इशू नहीं है कि मेरी आवाज आप सब लोगों तक बेहतर और क्लियर ना पहुंच रही हो। तो आवाज आप सब लोगों को क्लियर पहुंच रही है। अटेंडेंस आप जैसे ही हम लिंक शेयर किया करें तो लिंक शेयर करने के बाद ही आप 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ही सारे लोग जुड़ जाया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता रहता है, हमें वेट करना पड़ता है ताकि सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं, इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करें। तो एक तो ऐसा करके टाइम निकलता है और दूसरी बात आप लोग बाद तक अटेंडेंस भेजते रहते हैं, हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है कि क्लास ओवर होने के बाद आप हमारे पास आए और बोले सर अटेंडेंस लगा दीजिए। तो आप तो क्लास में थे ही नहीं, तो कैसे अटेंडेंस आपकी एक्सेप्ट होगी। और ऑनलाइन जो लोग यहाँ पे लाइव रहते हैं उनका भी मेरे पास रिकॉर्ड होता है। तो बहुत बार ऐसा नहीं है कि पहले आप लोग अटेंडेंस लगा करके चले गए और क्लास आपने की नहीं, तो आपको ऐसा लगे कि आपकी अटेंडेंस एक्सेप्ट हो गई, या बाद में आपने क्लास नहीं किया और लास्ट में आपने अपना नाम लिख करके डाल दिया कि अटेंडेंस तो हो गई हमारी, क्लास करने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है। यानी आपको जब लिंक शेयर की जाए तो उसी लिंक शेयर करने के ठीक बाद आप 5 मिनट के अंदर अपनी अपनी अटेंडेंस अपना ग्रुप में सुनिश्चित करा दें। और फुल डे नहीं आपको अटेंडेंस भेजते रहना है, या क्लास ओवर होने के बाद शाम तक पता चलता है कि आप लोग अटेंडेंस देते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए शिक्षार्थी के बारे में जान रहे थे कि प्रयोजनवादी शिक्षार्थी को नए मूल्यों का निर्माण करता। प्रयोजनवादी क्या कहते हैं कि शिक्षार्थी को कैसा होना चाहिए, जो नए मूल्यों का निर्माण करे। और मूल्यों को यहाँ पे मैंने इथिक वैल्यू से आपकी नैतिकता से बताया है। तो ऐसी बहुत सारे गुणों का समावेश करना है, यह शिक्षार्थी को सीखते रहना है जिससे कि उसके अंदर नए नए मूल्यों का निर्माण हो सके। साथ साथ दूरदर्शी होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं दूरदर्शी का आज आशय यहाँ पे यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए। सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, क्रिएटिव होना चाहिए, कहीं ना कहीं नई नई चीजें उसको सीखते रहना चाहिए। एवं प्रयोगवादी होने पर बल देता है। और कैसा करना चाहिए कि समय समय पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट भी करता रहना चाहिए। छात्र को इस विचारधारा में भी विद्यार्थी को केंद्रीय स्थान दिया गया है। यानी विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी के क्या गुण होना चाहिए प्रयोजनवाद के अनुसार, विद्यार्थी को क्रिएटिव होना चाहिए, नैतिकता का निर्माण करने वाला होना चाहिए, अर्थात मूल्यों का निर्माण करता होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, प्रयोगवादी होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की बताई जा रही हैं कि ये विशेषताएं स्टूडेंट की होती हैं। अब थोड़ा सा प्रकृति के बारे में जाने कि प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यार्थी की प्रकृति कैसी होती है। तो आदर्शवाद के अनुसार मैंने बताया था कि विद्यार्थी की प्रकृति कैसी होती है, आध्यात्मिक। अगर माना कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई शास्त्री हूं और कहीं ना कहीं आपको धर्म से, रिलीजन से रिलेटेड पूजा पाठ, इन सब सारी चीजों का
ज्ञान करा रहा हूं, तो आपके अंदर जो विचार आएंगे तो वो भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले आएंगे। तो आइडियलिज्म कहीं ना कहीं, आइडियलिज्म के एजुकेशन का जो लास्ट एम है, शिक्षा ग्रहण करने का या लेने का लास्ट उद्देश्य यह है कि आत्मा की प्राप्ति करना, आत्मा की प्राप्ति करना। तो आत्मा परमात्मा अर्थात कहीं ना कहीं ईश्वर पे भरोसा करते हैं, अर्थात आदर्शवाद की प्रकृति कैसी है? आध्यात्मिक प्रकृति है। और जो प्रकृतिवाद की प्रकृति है, तो प्रकृतिवाद की प्रकृति प्राकृतिक और जैविक प्रकृति है, और जो प्रयोजनवाद की प्रकृति है वो सामाजिक प्रकृति है। यह विद्यार्थी की रुचि, आवश्यकता व उपयोगिता के अनुरूप पूरी शिक्षा व्यवस्था नियोजन करने की हिमायती है। यानी जो प्रयोजनवाद है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी की रुचि अर्थात विद्यार्थी का इंटरेस्ट का है, उसकी आवश्यकता क्या है और उपयोगिता क्या है, इस शिक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर देता है। इनका मानना है कि छात्रों को आत्मा, परमात्मा, आदर्शों, मूल्यों, आध्यात्मिकता की पूर्व स्वीकृत मान्यताओं में विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग हैं, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो आत्मा है, परमात्मा है, देवी देवता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें दिग्भ्रमित करती हैं, अर्थात इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वही चीजें हमें मानना है जो शाश्वत सत्य हो, और प्रैक्टिकली नॉलेज करने के उपरांत जो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं मूल्यों पे हम लोग भरोसा करें, क्योंकि जो शाश्वत मूल होते हैं वो मूल्य भी समय समय पे बदलते रहते हैं। ये जितने भी दर्शन हैं सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोधी हैं, और बहुत कंफ्यूजन है फिलॉसफी में। यानी जितनी भी फिलॉसफी है तो बहुत ही संदेह उत्पन्न करने वाली है, इसलिए सारी फिलॉसफी का आपको अलग अलग बड़े बारीकी ढंग से पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करने की जरूरत है, एक एक फैक्ट समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी हायर एजुकेशन तक अगर आप लोग आगे टीजीटी, पीजीटी, नेट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हर जगह आपको फिलॉसफी और ये दर्शन और जितने भी दार्शनिक हैं, चाहे वो अरबिंदो हो या प्लेटो हो, गांधी जी हो, सुकरात हो, अरस्तु हो, यह आपको जांडीबी हो, सब आपको पढ़ने को मिलेगा। सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके सिलेबस पे हैं। अभी यहाँ से बस एक तरह से आप लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूरी फिलॉसफी आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगी, टीजीटी में, पीजीटी में, नेट में। वरन छात्रों में अपने प्रयोगों, क्रियाओं और अनुभवों के माध्यम से नए मूल्यों का निर्माण और उनका परीक्षण करना चाहिए। यानी ये चीज बताया जा रहा है कि छात्रों को समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए, क्रियाएं करते रहना चाहिए, और निर्माण और उनका परीक्षण करते रहना चाहिए। छात्रों को कक्षा में निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए। प्रयोजनवादी विचारधारा के लोगों का मानना यह है कि कहीं ना कहीं जब साइंस बेस्ड एजुकेशन देंगे तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट हमेशा क्रियाशील रहेगा, एक्टिव रहेगा, क्योंकि टीचिंग के मेथड्स भी ऐसी बताई जा रही हैं कि जैसे प्रयोजनवाद में मैंने आपको प्रोजेक्ट मेथड्स बताया, और प्रोजेक्ट मेथड्स में जब स्टूडेंट खुद से करके सीखेगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सक्रिय रहेगा, निष्क्रिय श्रोता बन करके नहीं सुनेगा। मौखिक संवाद विधि जो होती है, जिसको हम लोग लेक्चर मेथड्स कहते हैं, तो लेक्चर मेथड्स में क्या होता है कि शिक्षक ही पूरे समय तक बोलता रहता है और शिक्षार्थी मूक दर्शक बन करके सुनता है। तो यहाँ पे प्रयोजनवादी विधियों में कहीं ना कहीं योजना विधि को अपनाया गया है, और योजना विधि करके सीखने पे बल देती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को क्रियाशील होना चाहिए, उसको मूक दर्शक बन करके कक्षा में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सजग रहना चाहिए। समाज का क्रियात्मक सदस्य बनकर सामाजिक कुशलता की प्राप्ति करनी चाहिए। यानी दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं प्रयोजनवादी कि बालक को एजुकेशन ग्रहण करके कहीं ना कहीं समाज के लिए, समाज का क्रियात्मक सदस्य बनकर सामाजिक कुशलता की प्राप्ति करनी
चाहिए। चलिए अब विद्यालय को देखते हैं कि विद्यालय की क्या भूमिका होती है। तो प्रयोजनवादी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, यानी जो प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग हैं वो शिक्षा को क्या मानते हैं, सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है। यानी प्रयोजनवादी विचारधारा के दार्शनिकों का कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है। अगर ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे तो उस सोसाइटी का, समाज का उतना ज्यादा ही उत्थान होगा और समाज हमारा सुदृढ़ और मजबूत बनेगा। जब पढ़ लिख करके सारे लोग अच्छे पोस्ट पे, अच्छी जॉब पे होंगे तो अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशंस होगी और समाज में सब लोगों का दायरा बेहतर होगा और समाज आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो उनका स्पष्ट मत है कि शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है। अतः ये शिक्षा संस्था को सामाजिक संस्था मानते हैं। इसलिए प्रयोजनवादी कहीं ना कहीं विद्यालय को क्या मानते हैं, सामाजिक संस्था मानते हैं। क्योंकि विद्यालय कहाँ स्थापित किया जाता है, समाज में स्थापित किया जाता है, इसलिए विद्यालय को सामाजिक संस्था मानते हैं। संक्षेप में विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य हैं। यानी विद्यालय से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं जो इंपॉर्टेंट है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। अगर ये कोट आपसे पूछा जाता है कि किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, तो ये जॉन डीवी महोदय ने कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। यानी समाज के अंदर विद्यालय आता है और विद्यालय को भी समाज की संज्ञा दी गई है और यह एक समाज का लघु रूप अर्थात छोटी सी इकाई होती है। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। कहीं ना कहीं विद्यालय समाज का क्या है, सच्चा प्रतिनिधि है। क्योंकि विद्यालय में जाकर के हम लोग एजुकेशन ग्रहण करते हैं और एजुकेशन ही आगे के विकास में कहीं ना कहीं हमारा प्रतिनिधित्व करती है आगे बढ़ाने में। इसलिए विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। विद्यालय क्या है, कहीं ना कहीं प्रयोगशाला है। क्योंकि ये भी बताया गया है कि विद्यालय एक प्रकार से क्या होता है, बाग होता है, शिक्षक कुशल माली होता है और टीचर स्टूडेंट क्या होता है, पौध होता है। एक रॉ मटेरियल की तरह, जिस तरह फैक्ट्री में एक रॉ मटेरियल को इनपुट प्रोसेस के द्वारा आउटपुट प्रोडक्ट निकाला जाता है, उसी तरह विद्यालय में भी स्टूडेंट एक रॉ मटेरियल की बात होता है और शिक्षक कहीं ना कहीं इनपुट प्रोसेस के द्वारा आउटपुट प्रोडक्शन लॉन्च करता है। अर्थात शुरू में जब बालक का प्रवेश कराया जाता है तो कोरी स्लेट होता है और बालक वहां से अपने जीवन की आधारशिला की सारी चीजें, रीडिंग, राइटिंग और बाकी के क्रियाकलाप, शैक्षणिक गतिविधियां और विषयों का ज्ञान, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं विद्यालय में ही कराया जाता है। अर्थात विद्यालय बालक का कहीं ना कहीं बेस होता है। तो विद्यालय समाज की क्या होती है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला होती है। विद्यालय समुदाय का केंद्र है। यानी विद्यालय क्या होता है, समाज की प्रयोगशाला भी है और समाज का सेंटर भी होता है। विद्यालय कार्यशील नागरिकों के जीवन का स्थल है। यानी जितने भी कार्यशील नागरिक होते हैं, कार्यशील यानी जो काम में लगे हुए होते हैं, उनका क्या होता है, जीवन का स्थल होता है। क्योंकि सफलता कहाँ से अर्जित किया है, उन्होंने विद्यालय से ही निकल करके या विद्यालय में रह करके एजुकेशन ग्रहण किया और उसी एजुकेशन के बल पर अपने लाइफ को सेटल बनाया, सफल हुए। तो जा करके विद्यालय क्या है, कार्यशील नागरिकों के जीवन का एक स्थल होता है। चलिए अब अनुशासन की बात आती है, देख लेते हैं कि अनुशासन क्या है। यानी प्रयोजनवादी विचारधारा के लोगों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो प्रयोजनवादी विचारक वह अनुशासन शिक्षक के श्रेष्ठ अधिकार और शारीरिक दंड की निंदा करते हैं। यानी जो प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग हैं वो कहीं ना कहीं वह अनुशासन, और अगर शिक्षक अनुशासन कायम रखने के लिए
कहीं ना कहीं अपने छात्रों को दंड देता है, तो इस बात का विरोध करते हैं कि ना तो अनुशासन को दबाव पूर्वक बलपूर्वक कायम किया जा सकता है, न भय उत्पन्न करके किया जा सकता है, ना तो दंड दे करके किया जा सकता है। ये कठोर दमनात्मक अनुशासन का प्रभावात्मक अनुशासन के अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी जो प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग हैं वो कठोर अनुशासन की प्रवृत्ति को या दमनात्मक अनुशासन की प्रवृत्ति को, कि पता चले स्टूडेंट अपनी कोई बात रखना चाहता है और वहां पे टीचर ने इतना ज्यादा प्रेशर बना के रखा है कि स्टूडेंट टीचर्स की समक्ष अपनी बात को नहीं रख पा रहा है, ऐसे दमनात्मक अनुशासन को स्वीकार नहीं करता है। इन सब से हट करके वो सामाजिक अनुशासन का समर्थन करते हैं। यानी जो प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग हैं कैसे अनुशासन को स्वीकार करते हैं, सामाजिक अनुशासन को स्वीकार करते हैं। और सामाजिक अनुशासन क्या होता है, यानी जो समाज की दृष्टि से, सामाजिक अनुशासन क्या होता है, यानी समाज की दृष्टि से वो क्रियाकलाप जिनको समाज एक्सेप्ट करे वो सामाजिक अनुशासन के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे क्रियाकलाप या ऐसी गतिविधियां जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है वो सामाजिक अनुशासन के विरुद्ध होते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ये जब अनुशासन की बात आती है तो सामाजिक अनुशासन को फॉलो करता है। अब पता चलता है कि गाली देना हमारी स्वतंत्रता में नहीं है, कोई भी व्यक्ति गाली स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सामाजिक स्तर से ये एक निषेध है। तो जाहिर सी बात है कि इसको समाज फॉलो नहीं करेगा। अगर कहीं पे हम गाली गलौज या अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज उस चीज का विरोध करेगा। तो कैसा अनुशासन को फॉलो करता है, जो सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत हो, ऐसे अनुशासन पे बल देता है। जो सामाजिक समझदारी पर आधारित होना चाहिए। अनुशासन की स्थापना के लिए वे विद्यार्थियों की रुचि एवं योग्यता के अनुरूप क्रियाओं पर बल देते हैं। इनका कहना यह है कि अनुशासन में भी हमें इन चीजों का ख्याल रखना है कि विद्यार्थी की योग्यता और उसका रुचि क्या है। योग्यता और रुचि पर बल देते हैं। साथ ही ये क्रिया सहयोगी व सामाजिक भी हो। उनका मानना है कि जब बालक हमेशा क्रियाशील रहेगा, उसका मस्तिष्क, हृदय और हाथ क्रिया में लगा रहेगा, तो उसे अनुशासनहीनता के लिए समय ही नहीं मिलेगा। अर्थात ये बताते हैं, जो अभी यहाँ पे एक बात बताई गई कि क्रियाशील या क्रिया में लगे रहने वाला होना चाहिए। अर्थात इनका कहना यह है कि बालक जब लगातार क्रियाशील रहेगा, उसका ब्रेन, उसका आंख, उसका हाथ सब कहीं ना कहीं काम पे लगे रहेंगे, तो उसको उल्टी सीधी चीजों को करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। जब समय नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी अनुशासनहीनता ही नहीं करेगा। इसलिए मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रियाकलापों पे विद्यार्थी को इन्वॉल्व रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा करके सीखने पर जोर दिया जाए, और दमनात्मक अनुशासन की रणनीति को ना अपनाया जाए, ना तो स्टूडेंटों के ऊपर दबाव डाला जाए कि जबरदस्ती दबाव डाल करके अपनी बात को मनवाया जाए। ऐसी चीजों का विरोध करता है। तो आज से आपका ये प्रयोजनवाद भी खत्म हुआ। प्रयोजनवाद के अनुसार हम लोगों ने प्रयोजनवाद को जान लिया कि प्रयोजनवाद क्या है, साथ साथ प्रयोजनवाद की डिफिनीशन भी हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद प्रयोजनवाद का अर्थ क्या था, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे, पाठ्यक्रम क्या था, विद्यार्थी कैसा, पाठ्यक्रम के बाद हमने बताया कि शिक्षण की विधियां क्या क्या थी, किस प्रकार के शिक्षण विधियों को पे जोर देता है। तो सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, क्रिया का अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत और सामूहिक क्रिया का सिद्धांत। साथ साथ योजना विधि के बारे में हमने डिटेल से बताया
कि प्रोजेक्ट मेथड्स क्या होता है, और योजना विधि को दूसरे नाम से समस्या समाधान विधि के नाम से जानते हैं। साथ साथ शिक्षक के बारे में भी मैंने डिटेल से बता दिया आपको कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, स्वाध्यायी होना चाहिए, प्रयोग करते रहना चाहिए, शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों का सहयोग करना चाहिए, मार्गदर्शन की भूमिका निभाना चाहिए, पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षार्थियों के साथ काम करना चाहिए, और साथ ही शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए। ये शिक्षक की मुख्य क्वालिटी थी, और शिक्षार्थी के बारे में भी बताया मैंने। और इसके बाद विद्यालय के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया, अनुशासन के बारे में जान लिया। आज से आपका प्रयोजनवाद लास्ट हुआ। कल से हम लोग ह्यूमैनिज्म नेक्स्ट कड़ी में मानवतावाद को पढ़ेंगे कि मानवतावाद क्या है। आज के लेक्चर सेशन में इतना ही। एक बार आप सारे लोग रिपीट करते रहिए, दोहराते रहिए।